उबर इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी और वैल्यूएशन 78 बिलियन यूएसडी। लेकिन इस कंपनी के सक्सेस के पीछे बहुत सारे स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सी, इलीगल चीजें छुपी हुई है, जिसको आप अगर जानेंगे तो आपके मन में सबसे पहला ये सवाल होगा कि ये इतने साल सरवाइव कैसे किया और आगे ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं। आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो क्या आप मेरे साथ हैं? अगर है तो चलिए शुरू करते हैं। उबर की कहानी 2008 की एक शाम में पेरिस में शुरू हुआ था, जब दो फ्रेंड्स ट्रेविस और गैरेट अपना पार्टी खत्म करके टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे और वो लेट था। बाहर बहुत ठंडा था और ये दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। लेकिन जैसे हर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खराब एक्सपीरियंस उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ऐसे ही उसी वक्त इन दोनों दोस्तों के दिमाग में उबर शुरू करने की आइडिया आ गया था, जो आगे जाके एक $1 बिलियन एम्पायर बन गया। फिर 2010 में उबर कैब के नाम से शुरू हुआ और पहले कुछ महीना बहुत अच्छा चला, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब लोकल अथॉरिटीज ने इन्फॉर्म किया कि टैक्सी बिजनेस चलाने के लिए इनके पास खुद की कोई टैक्सी नहीं है, जो लॉ के खिलाफ है, जिससे उबर कैब टीम को फाइन और जेल भी हो सकता था। ये सुनकर टीम के सभी लोग टेंशन में आ गए, सिवाय एक इंसान के। वो था Travis Kalanick, the co-founder and CEO of the ride-hailing app Uber. इन्होंने बोला कि हम टैक्सी कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये सभी रूल्स हम पे लागू नहीं होता। और फिर उबर कैब के नाम से कैब हटाकर उबर कर दिया। ऑब्वियसली इनको पता था कि इस बार तो बच गए, लेकिन इनके सोच के तरीका अथॉरिटीज को पसंद नहीं आएगा और इसलिए इससे बचने के लिए इन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेविस जानते थे कि अगर इनकी ऐप ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो लोकल अथॉरिटीज आसानी से उबर को शट डाउन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने हजारों आईफोन्स फ्री में अपने ड्राइवर्स को और ज्यादा ट्रिप के लिए उनको कैश बोनस भी देना शुरू किया, जिसकी वजह से उबर को बहुत जल्दी नया ड्राइवर्स मिल गया। उसके बाद पैसेंजर्स लाने के लिए उनको पहला राइड फ्री में देना शुरू किया। इससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ, लेकिन रैपिड ग्रोथ के लिए ट्रेविस ने यह तरीका जरूरी समझा और लकीली ये तरीका काम कर गया। यही तरीका अपनाकर उबर बाकी शहरों में एक्सपांड करना शुरू किया। जब तक अथॉरिटीज को पता चलता कि उबर क्या कर रहा है, उससे पहले ये लोग अपना एक लॉयल एक्टिव यूजर बेस बना चुके थे, जिनको उबर अपना सपोर्ट के लिए लोकल अथॉरिटीज के खिलाफ यूज करता था। जब लोकल अथॉरिटीज को एहसास हुआ कि उबर उनके साथ ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तब इन्होंने उबर ड्राइवर्स के खिलाफ कानून और सख्त कर दिए। लेकिन तब तक उबर और ट्रेविस इनसे कई कदम आगे निकल चुके थे। ट्रेविस ने एक्स CIA, NSA और FBI एजेंट की मदद से एक सीक्रेट सिस्टम बनाया ताकि लोकल अथॉरिटीज इनको पकड़ न पाए, और इसको नाम दिया ग्रे बॉल। ट्रेविस जानते थे कि ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए लोकल अथॉरिटीज उबर ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो इन्होंने अथॉरिटीज के लिए एक फेक ऐप बनाया, जिससे जब भी कोई लोकल अथॉरिटीज उसको यूज करता था तब मैप में कोई भी कार नहीं दिखाई देता और वो सोचते थे कि कोई भी इंसान उबर को यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ग्रेबॉल की तरीका भी काम कर गया। ऑफ कोर्स उबर ने ये मिशन 2017 तक सीक्रेटली चला रहा था, जब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रेबॉल के बारे में पता चला। लेकिन जब तक इसके बारे में पता चला तब तक उबर बहुत सारे सिटीज में लीगली ऑपरेट करने लग गया और इतना पॉपुलर हो गया था कि उसको शट डाउन करना बहुत मुश्किल था। ऐसे करके इस बार भी जीत गया, लेकिन उबर के सामने आने वाला प्रॉब्लम इससे भी बड़ा था। 2012 से पहले मार्केट में उबर की मोनोपोली बन गया और तब ये एक लग्जरी ब्लैक कैब सर्विस प्रोवाइड करता था, यानी आज की तरह हर कोई उबर ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेकिन 2012 में जब लिफ्ट लॉन्च हुआ और सबके लिए कैब सर्विसेज देना शुरू किया, तभी उबर ने उसके कंपटीशन लिफ्ट को हराने के लिए सभी तरीका अपनाया और उबर एक्स लॉन्च किया, जिससे हर कोई उबर ज्वाइन कर सकता था। लिफ्ट का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे लोकल कम्युनिटीज को एंगेज रखने के लिए लिफ्ट अपने ड्राइवर्स को पार्टी देता था, तो ट्रेविस ने यह देखकर उसको खराब करने के लिए लिफ्ट ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसा देते थे ताकि वो लोग लिफ्ट छोड़ के उबर में आ जाए। लिफ्ट का दूसरा मार्केटिंग टेक्निक कि वो अपने ड्राइवर्स को उनकी कार के सामने लगाने के लिए बहुत बड़ा मुस्टाच देता था ताकि लोग आसानी से लिफ्ट को पहचान पाए। लेकिन उबर ने इसका उल्टा हर जगह पर शेप द मस्टाच एंड जॉइन द उबर इंस्टेड के बैनर लगाना शुरू किया। यही नहीं, उबर ने बहुत सारे फेक अकाउंट बनाकर लिफ्ट के कैब बुक और कैंसिल करता था, और जो ड्राइवर लिफ्ट और उबर दोनों यूज करते थे उनको ज्यादा ट्रिप और लिफ्ट छोड़ने के लिए बोनस भी देता था।
ऊबर और ट्रेविस को ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, क्योंकि इनके हिसाब से ये बिजनेस है और इसमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे तरीका अपनाना बिल्कुल भी गलत नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन लिफ्ट को हराने के लिए सबसे बड़ा तरीका था फंडिंग। जब लिफ्ट फंडरेज करने के लिए किसी इन्वेस्टर्स के पास जाता, तब ट्रेविस इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट फोन करके ऊबर के फंडरेज के बारे में बोलते थे। इन्वेस्टर्स को पता था कि ऊबर बड़ा कंपनी है और लिफ्ट और ऊबर सेम सर्विस देते हैं, इसलिए कंपटीटर को पैसा देने के बजाय वो लोग ऊबर में अपना पैसा लगाना पसंद करते थे। और ऊबर के पास ज्यादा बजट होने के कारण लिफ्ट की तुलना में उसको और भी एक्सपांड करना आसान होता। ऊबर ऐसे अपना पब्लिसिटी भी करता था। Look, Valentine's Day, we distributed tens of thousands of roses to thousands of drivers. Every girl who got in a car after 4 p.m. was handed a rose by the driver. In President's Day, in DC, we did what we call an Ubercade. Okay, Escalade, town car, Escalade, American flags all the way down. 1 out of every 20 people that push the button, and Ubercade rolls up. आपको लग रहा है ऊबर के पास फंडिंग था और इसलिए वो जीत गया, लेकिन रुकिए, अब तक हमने देखा कि कैसे ऊबर ने लोकल अथॉरिटीज और लिफ्ट को बीट करके आगे पहुंचा, लेकिन ऊबर का इससे भी खराब डार्क साइड था। We're making drivers' lives a hell of a lot better. They're making a lot more money. They're making ends meet. They're living their American dream, and Uber's helping them do that. Riders are getting around town much more efficiently. I'm not sure who hurts from this. ऊबर की शुरुआती समय ये अपने सर्विस से लोगों के दिलों में अपने लिए इतना जगह बना लिया था कि लोग ऊबर के लिए लोकल अथॉरिटीज से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन काम के प्रेशर के कारण कुछ ड्राइवर्स ने जब आत्महत्या कर लिया और ऊबर के कुछ और काले कारनामे जैसे लोगों के पर्सनल डाटा का मिसयूज करना इत्यादि कारणों के लिए धीरे धीरे लोगों के दिल में ऊबर के बारे में एक नफरत पैदा होना शुरू हुआ और कई जगह यह नफरत प्रोटेस्ट के रूप ले लिया था। एक बार तो एक ड्राइवर ऊबर के को-फाउंडर ट्रेविस से अपना हक के लिए भीड़ गए और ये रिकॉर्डेड वीडियो वायरल हो गया। You changed the whole business. What? You dropped the prices on black. Yes, you did. Did with $20. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $2.75. You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take They blame everything But in why their you life on sending an somebody email else. for town card? Good luck. ऊबर को लग रहा था कि लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक बैकलैश, कुछ ड्राइवर्स, कंपटीटर्स इत्यादि सभी चीजें उनके लिए खतरा है, लेकिन वास्तव में उनके खतरा खुद ऊबर ही था। ट्रेविस के लिए ऊबर ही सब कुछ था। वो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, अपने एम्प्लॉइज को इतना मोटिवेटेड रखते थे कि ये लोग भी ऊबर के लिए दिल लगाकर काम करते थे। ट्रेविस यंग एंड हंग्री एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम बनाना चाहते थे जो एक एक शहर में जाकर ऊबर को वहां सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकें। टारगेट पूरा करने पर शानदार पार्टी देना ऊबर की एक नया कल्चर बन गया। एम्प्लॉइज शुरुआती समय में अपना कंपनी के लिए मेहनत करने के बाद ग्रोथ को देखकर एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, लेकिन बाद में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज के कारण वो भी दुखी थे और काम में पहले जैसा जुनून नहीं बचा। ये लोग और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए जब ऊबर की सुजन फॉलर नामक एक एक्स एम्प्लॉई ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए अपने कुछ सीनियर्स को ब्लेम किया। लेकिन जब धीरे धीरे और एम्प्लॉइज ने भी ऐसे एलिगेशंस लगाने शुरू किया, तब ट्रेविस ने जल्द ही एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाया। रिपोर्ट में ऐसे 100 से भी ज्यादा केसेस सामने आया जिस चीज के बारे में ट्रेविस ने कभी सोचा भी नहीं। ऊबर की कल्चर अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। इन सभी कंट्रोवर्सीज और प्रेशर के कारण ट्रेविस अंदर से टूट चुके थे और बिल्कुल उसी समय एक बोट एक्सीडेंट में उनकी माँ बहुत ज्यादा इंजर्ड और पिता की मौत हो गया। उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद यानी जून 2017 में ट्रेविस ने अनाउंस किया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो कुछ समय के लिए ऊबर से लीव ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्वेस्टर और बोर्ड मेंबर के प्रेशर के कारण ट्रेविस ने ना चाहते हुए भी सीईओ के पद से रिजाइन देना पड़ा। उस समय उनको अंदर से बहुत ज्यादा दुख हुआ और ये सही भी था। अगर ट्रेविस ना होते तो ऊबर शायद आज के जितना बड़ा एम्पायर नहीं बन पाता। एक कंपनी जो पेरिस के एक शाम में शुरू होकर $1 बिलियन एम्पायर बनने के बाद ट्रेविस को निकाल दिया गया और उनकी राइड यहीं पर खत्म हो गया। ट्रेविस के जाने के बाद ऊबर के नया सीईओ कंपनी की स्टेबिलिटी में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और इसके कारण कंट्रोवर्सीज भी कम होना शुरू हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स को थोड़ा राहत मिला। लेकिन जब ऊबर के आईपीओ हुआ तब लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और उसके शेयर वैल्यू बहुत गिर गया।
इसका एक कारण है कंट्रोवर्सीज, लेकिन और एक कारण है कि उबर अभी भी लॉस में था। नया कंपनी के लिए लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस समय प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ में फोकस करते हैं। लेकिन उबर उस समय 1 दशक पुराना कंपनी था। ट्रेविस के बिना उबर अंदर से मैच्योर और स्टेडियर लग रहा है, लेकिन सवाल ये है एट व्हाट कॉस्ट। क्या उबर में उतना जान रहेगा जब ट्रेविस के समय में था? ट्रेविस के बिना उबर ऐसे है जैसे स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल। सक्सेसफुल तो है, लेकिन पहले जैसा नहीं। उबर के साथ आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि बहुत मुश्किलें झेलने के बावजूद उबर ने दुनिया में अपने लिए एक जगह बना पाया।